ठीक है, तो स्क्रीन शेयर विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मेल पार्ट जिसका नाम था एंड्रोशियम। उससे पहले भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन से होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जिसके अंदर कोई पार्ट मिस होगा तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। और उसके अकॉर्डिंग दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। ये कंडीशन सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलती है। मेल पार्ट जिसे एंड्रोशियम कहते हैं ये इंक्लूड करता है ऑल द मेल पार्ट्स। इसके सिंगल यूनिट को कहा जाता है स्टेमन, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। एंथर के लिए एक इंपॉर्टेंट नाम बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर को कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, जो हमने डायग्राम में समझा। इसके अंदर फर्दर 2 कंपार्टमेंट्स होने जिन्हें कहा जाता है थीका। वन लोब के अंदर क्या होते हैं, 2 पॉलन सैक होते हैं जिन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, और एक सैक के अंदर क्या होती है, पॉलन मदर सेल्स। ईच सैक कंटेन पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल मियोसिस करके बनवाती है पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स, और जो शेप होती है माइक्रोस्पोर्स की अरेंजमेंट की होती है टेट्राहेड्रल। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, और इसके लिए प्रोसेस लगते से कहा जाता है मियोसिस। जिस जगह से पॉलन ग्रेन निकलते हैं एंथर के अंदर से, उस जगह को कहा जाता है लाइन ऑफ डाइसेंस ऑफ और स्ट्रोमियम। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़नी है वेरियस लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर। तो हेडिंग डालेंगे, एंथर से रिलेटेड चल रहा है तो कोई नंबर नहीं देंगे इसे अलग से, क्योंकि अभी उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है। तो वेरियस लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और एंथर। तो एंथर की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। तो इन लेयर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे एंट्रेंस में भी, सीबीएसई में भी। तो कौन कौन सी लेयर होती है एंथर की, तो पहले इसको डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। तो डायग्राम तो आया ही नहीं एंथर का, एक सेकंड, तो इसको हटाना पड़ेगा, डायग्राम को लाना पड़ेगा। ये है एंथर की वेरियस लेयर्स। इन वेरियस लेयर्स में तुम्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक एंथर है, ठीक है, इसके अंदर वेरियस लेयर्स देखने को मिल रही है। अब ये वेरियस लेयर्स कौन सी हैं, एक सबसे आउटर लेयर है, एक उसके नीचे वाली लेयर है, एक उसके नीचे वाली लेयर, और एक सबसे लास्ट वाली लेयर है। तो यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हमें देखने को मिल रही है। अब ये लेयर कौन कौन सी हैं, तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि हमने जूम कर दिया इन लेयर्स को, एक छोटे से हिस्से को हमने जूम कर दिया, और हम वेरियस लेयर्स को देखना चाह रहे हैं। तो वेरियस लेयर्स को जब तुम जूम करोगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना चाहोगे, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें देखने को मिलेगा कि सबसे पहली लेयर जो होती है एंथर की, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। और जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। तो जैसे कि हमारी स्किन है, कि हमारी स्किन किस लिए है, हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो हमारी स्किन को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी कोई चोट लगती है उसे पट्टी से ढका जाता है, क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस हट चुकी है। तो सेम ऐसी जो प्लांट की आउटर लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। डर्मिस वर्ड कहाँ से आता है, जैसे कि जो स्किन होती है उसको कहा जाता है डर्मिस, ठीक है। इसीलिए स्किन के डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट कहा जाता है स्किन के डॉक्टर को। तो अब हमारी स्किन की वेरियस लेयर है। अपर लेयर अगर स्किन की होगी तो उसे कहा जाएगा एपिडर्मिस। अगर स्किन की मिडल लेयर है तो उसे क्या कहा जाएगा, मिजोडर्मिस। तो अपर और डर्मिस मतलब लेयर, मिजो मतलब मिडल और डर्मिस मतलब लेयर, और इनर मतलब एंडो और डर्मिस मतलब लेयर। तो इस हिसाब से हमारी स्किन की वेरियस लेयर बनी हुई है, ठीक है, एपिडर्मिस, मिजोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो सेम यही कुछ इसी से रिलेटेड टर्म्स जो होती है प्लांट्स में भी यूज होती हैं उनकी लेयर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो प्लांट्स में जो हम एंथर की सबसे आउटर लेयर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या आएगा, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। एपिडर्मिस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी और इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। सेकंड जो लेयर होती है इसका नाम होता है एंडोथीशियम, और ये बनी हुई होती है थिक सेल से। इट इज मेड अप ऑफ थिक सेल। तो सेल्स जो होती है कैसी होती है, मोटी मोटी सेल्स होती हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इट्स मेड अप ऑफ थिक सेल। इसका काम भी क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन, और दूसरा इसका काम होता है डाइसेंस। अभी डाइसेंस क्या वर्ड होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लाइन ऑफ डाइसेंस वर्ड।
लाइन ऑफ डाइसेंस कौन सी जगह थी जहां से पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, तो डाइसेंस कौन सी फिनोमिना को कहा जाता है, पॉलन ग्रेन को एंथर से बाहर निकलवाने के फिनोमिना को कहा जाता है डाइसेंस। तो डाइसेंस के लिए ये जो एरिया क्रिएट हो रहा है जहां पर लेयर्स अब्सेंट है, ठीक है, तो ये वो एरिया जहाँ पे क्या आएंगी, लेयर्स अब्सेंट है। तो ये कौन सी लेयर्स, मोस्टली कौन सी लेयर्स क्रिएट करवाती है एरिया, जो ये अब्सेंट एरिया है एंथर का, जो लेयर यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये एरिया कौन कौन सी लेयर क्रिएट करवाती है, तो ये लेयर क्रिएट करवाती है सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है प्लांट की, एंडोथीशियम। सबसे पहले इसमें पार्टिसिपेट करती है एंडोथीशियम, उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट करती है मिडल लेयर। अब एग्जाम में आता है कि जो ये लाइन ऑफ डाइसेंस होता है, ये जो स्टोमियम होता है, इसको बनवाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है मिडल लेयर, ठीक है। दोनों के फंक्शन में डाइसेंस लिखा जाएगा, पर अगर मोर एक्यूरेट बोला जाए सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है इस जगह को बनवाने में, इस एम्प्टी स्पेस को बनवाने में, तो मिडल लेयर हेल्प करती है। तो हम किस लेयर की बात कर रहे थे, एंडोथीशियम की बात कर रहे थे। सबसे पहले लेयर थी एपिडर्मिस, जो होती है थिन और प्रोटेक्टिव। एंडोथीशियम जो बनी होती है थिक से लेयर से, ठीक है, और ये हेल्प करती है प्रोटेक्शन में और डाइसेंस में, तो इट हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस, ठीक है। तो थिक होती है, इस वजह से प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस में हेल्प करती है। प्रोटेक्शन जो होता है वो थिकनेस की वजह से प्रोवाइड होता है। अब ये जो दोनों लेयर हमने पढ़ी, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ये दोनों लेयर सिंगल होती हैं, ये दोनों की दोनों लेयर सिंगल लेयर्ड होती हैं, मींस एक ही लाइन होगी। मल्टी लेयर किसे कहा जाएगा, जब एक ही तरीके की सेल दो लेयर बना रही होंगी, तो यहाँ पर कितनी लेयर हो गई, दो लेयर हो गई। तो ये दोनों की दोनों लेयर सिंगल लेयर्ड होती हैं, डबल लेयर्ड नहीं होती, ठीक है। इसके बाद जो लेयर आती है जिसका नाम होता है मिडल लेयर, ये होती है मल्टी लेयर। तो अगर तुम नोटिस करो, इसके लिए कितने एरो लगा रखे हैं, दो एरो लगा रखे हैं, एक एरो यहाँ लगा रखा है और एक एरो यहाँ लगा रखा है, जिसका मतलब क्या बता रहा है, जिसका मतलब बता रहा है कि मिडल लेयर कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। एक लेयर ये हो गई इसकी और एक लेयर ये हो गई इसकी, तो मिडल लेयर कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। इसका काम क्या होता है मिडल लेयर का, मिडल लेयर का काम होता है डाइसेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन। और इसका डिफरेंस क्या हुआ इसमें मिडल लेयर और एंडोथीशियम में, ये सिंगल लेयर होती है, थिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ये मल्टी लेयर होती है और थिक सेल से मिलकर बनी हुई नहीं होती। फंक्शन दोनों का सेम है, डाइसेंस एंड प्रोटेक्शन। और एपिडर्मिस का सिर्फ एक काम होता है प्रोटेक्शन, डाइसेंस उसके लिए नहीं लिखा जाता। इतनी लेयर्स के बारे में समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है एग्जाम के लिए, उसका नाम होता है टेप्टम। अगर तुम नोटिस करो, ये जो लेयर होती है ये पॉलन मदर सेल के सबसे पास होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है ये पॉलन मदर सेल्स के सबसे पास आएगी, सबसे इनर लेयर है तो पॉलन मदर सेल के सबसे पास होगी। तो अगर मैं तुमसे डायरेक्टली भी पूछ लेता ये क्वेश्चन कि पॉलन मदर सेल के सबसे पास कौन सी लेयर है, तो वो कौन सी होती, टेप्टम होती है। अब टेप्टम पॉलन मदर सेल के पास है एकदम, तो इसका क्या फंक्शन होता है, ऐसे क्या काम करती है पॉलन मदर सेल के पास रहती है, तो इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका काम होता है एंजाइम्स बनवाना, ठीक है। तो बहुत सारे ये काम शो करती है टेप्टम। तो टेप्टम जो होती है मल्टी फंक्शनल होती है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर क्या लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, ठीक है। तो एक बार इस डायग्राम को कॉपी करते हैं और इसको ऐड करते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रखी है, वेरियस लेयर ऑफ एंथर दिखा रखी है, ठीक है। इन लेयर्स के बारे में भी लिखेंगे। अब पहले इन डायग्राम्स की बात कर लेते हैं, इन डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन डायग्राम्स की बात करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है इन डायग्राम में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डायग्राम में, पहली लेयर जो उसका नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर जो उसका नाम है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर जो उसका नाम है मिडल लेयर, चौथी लेयर उसका नाम है टेप्टम। ये बात क्लियर है, क्योंकि सबसे अपर लेयर थी एपिडर्मिस और सबसे इनर लेयर थी टेप्टम, इसलिए नंबर 1 2 3 4 इस हिसाब से दिए गए। कनेक्टिव जो था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है कनेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि जब एक एंथर को हम काटेंगे तो ये जो कनेक्टिव है वो भी शो होगा, क्योंकि हम किस तरीके से काट रहे हैं एंथर को, इस तरीके से काट रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया देखने को मिल रहा है जो क्या दिखाता है, कनेक्टिव दिखाता है। कनेक्टिव क्या था, जो कनेक्ट करता था एंथर और फिलामेंट को, उसे क्या कहते थे, कनेक्टिव कहते थे। अब यहाँ पर इस डायग्राम का क्या नाम लिखा हुआ है, इस डायग्राम का नाम लिखा हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ठीक है। क्या लिखा हुआ, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी को दो इक्वल हिस्से में काटा गया, किस तरीके से, इस तरीके से। तो किस तरीके से कटा दो इक्वल हिस्से में, ट्रांसवर, इसे कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहा जाता है इसे,
तो जब किसी बॉडी को तुम इस तरीके से, मतलब जो जहाँ पर सिंदूर लगाते हैं उस एरिया से दो इक्वल हिस्से में, इस तरीके से दो इक्वल हिस्से में इसको काट दिया गया, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आधी आधी बॉडी दो इक्वल हिस्से में कट गई। जब इस एक्सिस से किसी बॉडी को काटा जाता है तो उस एक्सिस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी बॉडी को तुम दो इक्वल हिस्से में काट रहे हो और किस तरीके से काट रहे हो, पेट के पास से, मतलब इस तरीके से दो इक्वल हिस्से में काट रहे हो, ठीक है। तो पेट से ऊपर वाला हिस्सा अलग और पेट से नीचे वाला हिस्सा अलग। तो यहाँ पर तुमने दो इक्वल हिस्से में काटा, कौन से एक्सिस से, इस एक्सिस का नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो दो प्लेन या दो एक्सिस तुम्हें समझ में आए, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। अब यहाँ पर डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, इस डायग्राम का नाम लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है एंथर को किस तरीके से काटा होगा, तब तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है। एंथर को दो इक्वल हिस्से में किस तरीके से काटा होगा, जैसे ये एंथर है तो तुम बताओगे ट्रांसवर्सली कौन से वाले में होगा, ठीक है, ए में होगा या बी में होगा। तो ये एक एंथर है जो बाइलोब्ड है, ठीक है, ये एक एंथर है जो बाइलोब्ड है। इस एंथर को मैंने दो इक्वल हिस्से में काटना है। अब मैं दो तरीके से काट रहा हूँ, एक मैंने काटा इस तरीके से दो इक्वल हिस्से में और एक मैंने काटा इस तरीके से दो इक्वल हिस्से में, ए और बी डायग्राम। बताओ लॉन्गिट्यूडनल कौन सा, ट्रांसवर्स कौन सा है? ए वाला ट्रांसवर्स है और बी वाला लॉन्गिट्यूडनल है। बी वाला लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हें डायग्राम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी का डायग्राम तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो सबसे पहला डायग्राम है वो कैसे देखने को मिल रहा है, वो जब साइंटिस्ट ने या जिसने भी ये डायग्राम बनाया होगा या जिसने भी इस डायग्राम को छापा होगा, तो एंथर को किस तरीके से काटा गया होगा, उस टाइम पे ट्रांसवर्सली काटा गया होगा, तब जाके हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर इसे लॉन्गिट्यूडनली काटा होता तो हमें ये आधा हिस्सा देखने को नहीं मिलता। तो हम किसी चीज को किस तरीके से काटते हैं, उसकी इमेज उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। तो किसी भी पार्ट का सेक्शन, तो हमेशा उसका जब भी डायग्राम का नाम पढ़ो तो उसमें हमेशा ये चेक कर लेना कि तुम्हें ये इमेज किस तरीके से काटने पे दिखेगी, ठीक है, ये इमेज किस तरीके से काटने पे दिखेगी। तो मेडिकल में ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आती है। अगर तुम ये चीज नहीं ध्यान देते पढ़ते हुए कि तुमने इस जो ये डायग्राम पढ़ा है बुक के अंदर, ये किस व्यू में है, लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स है, किस व्यू में ये डायग्राम लिया गया है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता तो जब वो ऑर्गन तुम लाइव देखोगे अपने सामने, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम सोचोगे बुक में तो डायग्राम कुछ और बनाया होता है, सामने देखने में कुछ और लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि उसको वो डायग्राम तुम्हें कब देखने को मिलेगा, मतलब वैसा तुम्हें कब देखने को मिलेगा, किस तरीके से काटने पे देखने को मिलेगा, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। सेकंड डायग्राम जो है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो जूम करने को क्या कहते हैं, एनलार्ज कह रहे हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दूसरा नाम क्या लिखा होगा इसका, इसका दूसरा नाम लिखा होगा एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। भाई माइक्रोस्पोरेंजियम लिख दिया, ये तो नाम बदल दिया एंथर का, बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि एंथर का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, एंथर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो सेकंड डायग्राम है एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर हम उसके वेरियस लेयर देखने को मिल लिया। थर्ड लेयर में क्या दिखाना चाह रहा है, थर्ड में दिखा रहा है कि एंथर का एक डायग्राम है और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है, स्टोमियम देखने को मिल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डाइसेंस कहते हैं, जहां से क्या निकलते हैं बाहर, एंथर बाहर, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। वेरियस लेयर समझ में आई एंथर की, इसकी स्टेटमेंट लिखना शुरू करूं? यस सर। ठीक है, तो अब जरा इनकी स्टेटमेंट्स के बारे में लिखते हैं, वेरियस लेयर ऑफ एंथर की, और देखते हैं कि हमें समझ में आता है या नहीं आता। तो सबसे पहली जो लेयर होती है एंथर की, उसका नाम होता है एपिडर्मिस। So the layer of anther is called epidermis. एपिडर्मिस जो होती है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। नेक्स्ट, एपिडर्मिस जो होती है प्रोटेक्टिव होती है, तो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव होती है, देयरफॉर इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया जाए। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। अब एंडोथीशियम जो लेयर होती है वो कैसी होती है, एंडोथीशियम लेयर होती है थिक सेल से मिलके बनी हुई, तो इट इज
सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर होती है सबसे पहली बात, तो बात एक्यूरेट है, ये कैसी होती है, सेकंड लेयर होती है। इसके पास जो सेल होती है वो कैसी होती हैं, विद, इसकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो विद थिक सेल्स, विद थिक सेल्स। और ये हेल्प करती है किसके अंदर, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस, तो इट हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस। तो डाइसेंस किस फिनोमेना को कहा जाता है, पॉलन ग्रेन के बाहर निकलने के फिनोमेना को कहा जाता है डाइसेंस, ठीक है। डाइसेंस वर्ड याद रखना। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट समझ में आए। अब यहाँ पर थर्ड लेयर जो आएगी, ठीक है, उसके बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में एक चीज लिखवा दी, उसी कलर से लिखिए तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सी लेयर जो होती है उसका नाम होता है मिडल लेयर, थर्ड लेयर जो होती है उसका नाम होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये मल्टी लेयर थी, मींस ये एक से ज्यादा लेयर से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। तो इट इज थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर होती है अंदर की, इट इज थर्ड लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ, बनी हुई होती है, कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर, ठीक है। नॉर्मली एक से ज्यादा लेयर होती है इसके अंदर, कंपोज्ड ऑफ 1 to 3 लेयर्स, ठीक है। ये डायग्राम में देख चुके हो तुम, ऑफ सेल्स, 1 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। ये जो लेयर होती है ये किस में हेल्प करती है, इट हेल्प इन डाइसेंस एंड प्रोटेक्शन, इट हेल्प इन डाइसेंस एंड प्रोटेक्शन। तो अब एग्जाम में अगर आता है कि डाइसेंस में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती है, डाइसेंस में सबसे ज्यादा हेल्प करती है मिडल लेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गैप क्रिएट करवाती है ये लाइन ऑफ डाइसेंस के लिए, वो कौन क्रिएट करवाती है, मिडल लेयर करवाती है। तो ये बात याद रखने वाली होती है कि सबसे ज्यादा जो गैप क्रिएट करवाती है किसके लिए, डाइसेंस के लिए, वो मिडल लेयर होती है। तो यहाँ पर हमने 3 लेयर पढ़ ली, एंथर की, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर। इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो सर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लेयर पे जिसका नाम है टैप्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो लास्ट लेयर जो होती है वो होती है टैप्टम, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, और ये होगी नियर बाय मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के नियर बाय होगी। टैप्टम जो होती है इसके ऊपर डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके फंक्शन के ऊपर, या 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, पर क्वेश्चन आता है। तो इट इज फोर्थ लेयर, या सबसे इनर मोस्ट लेयर लिखा होगा, तो इट इज फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर होती है। सेकंड पॉइंट अबाउट टैप्टम, जो टैप्टम होता है इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म, इट हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मींस एक कोई चीज जो हैगी उसके अंदर कोई सामान कितना भरा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास एक बॉल है और ये तुम्हारे पास एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल के अंदर जो सबसे पहली बॉल है इसके अंदर क्या भर रखे हैं तुमने, इसके अंदर तुमने कुछ कंचे भर रखे हैं, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी अराउंड मान लो 15 या 20 है। जो सेकंड बॉल हैगी इसके अंदर तुमने बड़े बड़े कंचे भर रखे हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, अराउंड 100 है, मतलब बहुत सारे कंचे इसके अंदर भर रखे हैं। तो जब तुम दोनों का साइज देखोगे, दोनों का साइज तुम्हें क्या लगेगा, सेम लगेगा। दोनों बॉल्स का साइज तुम्हें लगेगा बिल्कुल सेम, कि हाँ भाई दोनों बॉल एकदम सेम सेम है। पर जब तुम उठाओगे तो तुम्हें भारी कौन सी लगेगी, जो सेकंड बॉल होगी तुम्हें सबसे ज्यादा भारी लगेगी। क्यों, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या करे हुए हैं, आपस में भरे हुए हैं या बहुत ज्यादा हैवी हैं। तो ऐसे पार्टिकल को या ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, डेंस कहा जाता है, ठीक है। जिसका वॉल्यूम, ठीक है, जिसका वॉल्यूम और मास क्या हो, एक यूनिट के हिसाब से, एक यूनिट मतलब जैसे मान लो इसका बॉल का एरिया कितना था, ये बॉल जो थी ये अराउंड 3 इंच या 6 इंच की बॉल थी मान लो, ठीक है। मान लो इसको 3 इंच की बॉल कहा गया और इसको भी 3 इंच की बॉल कहा गया। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या दिख रहा है हमें, कि इसका सेम वॉल्यूम है, इसका भी सेम वॉल्यूम है, पर इसका जो मास आएगा दोनों बॉल्स का वो क्या आएगा, डिफरेंट है। तो ज्यादा डेंस कौन सी होगी, ज्यादा भारी कौन सी होगी, बी वाली बॉल जो होगी ज्यादा डेंस होगी एज कम्पेयर टू बॉल
1। ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है टैप्टम का, वो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल्स भरे हुए होते हैं। क्यों भरे हुए होते हैं? क्योंकि इसका काम होता है न्यूट्रिशन देने का। किसको न्यूट्रिशन देने का? जो मदर सेल होती है उसको न्यूट्रिशन देने का इसका काम होता है, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। ठीक है, तो एक तरीके से यूं मान लो इसके पास फूड भरा हुआ है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए बहुत ज्यादा हैवी या बहुत ज्यादा डेंस इसका साइटोप्लाज्म होता है। इसके पास बहुत ज्यादा प्लॉइडी का न्यूक्लियस होता है। व्हाट इज प्लॉइडी? तुम्हें लास्ट क्लास में मैंने समझाया था व्हाट इज प्लॉइडी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके किसी सेल के अंदर, तो उसे कहा जाएगा एन, या उसे कहा जाएगा हैप्लॉइड। ये हमने समझा था। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बॉडी की किसी सेल के अंदर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उस सेल को क्या कहा जाएगा? डिप्लॉइड सेल कहा जाएगा, या 2n कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मोर देन डिप्लॉयड अगर क्रोमोसोम देखने को मिले, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट के अंदर एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है एंडोस्पर्म। उसके अंदर कितने प्लॉइडी होती है? 3n प्लॉइडी होती है, मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 7 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिले किसी सेल के अंदर, तो ऐसी सेल को हम अलग से नाम नहीं देते, ऐसी सेल को हम क्या देते हैं? पॉलीप्लॉइड सेल कह देते हैं। ठीक है, तो जब एक सेल के अंदर एक सेट दो, हाँ बोलो। क्या कहते हैं उन सेल्स को? पॉलीप्लॉइड, अभी लिखूंगा इसको। टैप्टम जो होती है पॉलीप्लॉइड होती है। तो ऐसी सेल्स जिसके अंदर दो से ज्यादा डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, तो ऐसी सेल्स को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड सेल्स या पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस वाले सेल। क्योंकि क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो इट है पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस, मींस इसके अंदर बहुत ज्यादा प्लॉइडी देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ टैप्टम। ठीक है, नेक्स्ट, टैप्टम के बारे में क्या फंक्शन होता है? ये जो होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे लिखा होगा प्रीवियस ईयर में 2015 2016 के क्वेश्चंस जो होंगे उसमें कैसे क्वेश्चन लिखा होगा? लिखा होगा कि अगर एक एंथर का माल फंक्शनिंग टैप्टम है, माल फंक्शनिंग टैप्टम का मतलब टैप्टम जो है वो ढंग से बना नहीं है, या टैप्टम जो है वो बीमार सा है या खराब सा है, तो वो वाइबल, वाइबल मतलब ढंग से काम करने वाले मेल गैमेट नहीं बना पाता। वाई? क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर टैप्टम ढंग से वेल डेवलप नहीं है, टैप्टम जो है वो वेल डेवलप नहीं है, माल न्यूट्रिशन आएगा टैप्टम के अंदर, तो जो मेल गैमेट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पॉलन ग्रेन, वो ठीक से नहीं बन पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टैप्टम का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अगर यही ठीक से नहीं बना हुआ, टैप्टम ही अगर ठीक से नहीं बना हुआ, ठीक है, ये माल फंक्शनिंग है अगर टैप्टम, तो इसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, और पॉलन ग्रेन ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन देखने को कई तरीके से घुमा फिरा के देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन कि टैप्टम किस तरीके से हेल्प करता है। तो नरिशमेंट के ऊपर तुम्हें कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम में, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। तो जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट को, उन एंजाइम्स को बनाने में मेल पार्ट के अंदर कौन हेल्प करेगा? टैप्टम हेल्प करेगा। अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसे कहा जाता है एक्साइन। ठीक है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम वैसे अभी नहीं पढ़ाना, बाद में पढ़ाना है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर एक लेयर होती है इनर लेयर जिसका नाम होता है इंटाइन, एंड पॉलन ग्रेन के अंदर एक आउटर लेयर होती है जिसका नाम होता है एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो जगह जगह पे एब्सेंट होती है। इस तरीके से पॉलन ग्रेन का डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाया, इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे पॉलन ग्रेन के, वो बात की बात है कौन कौन से होंगे अभी नहीं बता रहा उसके बारे में। तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो लेयर होंगी, एक होगी एक्साइन और दूसरी होगी इंटाइन। एक्साइन जो होगी वो आउटर लेयर होगी और इंटाइन जो होगी वो इनर लेयर होगी। एक्साइन जो होती है बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इसको कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी हायर टेम्परेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब खराब नहीं कर सकता। इस एक्साइन को बनाने में कौन हेल्प करता है? इस एक्साइन को बनाने में हेल्प करता है टैप्टम। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, टैप्टम जो होता है वो पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर बनवाने में हेल्प करता है जिसका नाम क्या होता है? एक्साइन। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एक्साइन क्या होती है? आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है? एक्साइन कहा जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे रिपीट होगा। इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी
कि एग्जाइन बनाने के लिए पहले एक केमिकल बनाते हैं जिसका नाम होता है उबिस्क बॉडी, ठीक है, जिसका नाम होता है उबिस्क बॉडी, ठीक है। ये एंट्रेंस के क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा कि उबिस्क बॉडी किस लिए होती है, एग्जाइन बनवाने के लिए होती है। तो टैप्टम जो होता है वो उबिस्क बॉडी नाम से एक सब्सटेंस बनाता है जो एग्जाइन बनवाने में हेल्प करता है। तो जब बहुत ज्यादा डीप घुसते हैं इसके अंदर तब वो वर्ड हमें पढ़ने को मिलता है। चलो, तो टैप्टम के बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट पॉइंट पे। टैप्टम के ये किस चीज में हेल्प करता है, तो नरिशमेंट में हेल्प करता है। तो नरिशमेंट में क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड material, it help in transport of food material to pollen grain और pollen mother cell। तो तुम्हें नरिशमेंट में दो चीजें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लिखा होगा नरिशमेंट जो होता है पॉलन मदर सेल को कौन प्रोवाइड करता है, टैप्टम। नरिशमेंट जो होता है पॉलन ग्रेन को कौन प्रोवाइड करता है, टैप्टम, ठीक है। तो दोनों बात से कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पॉलन मदर सेल को अलग से कोई प्रोवाइड करता है, नहीं, टैप्टम ही प्रोवाइड करता है। पॉलन ग्रेन्स के बाहर एक स्टिकी लेयर होती है। ये स्टिकी लेयर किसमें होगी, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर, जो इंसेक्ट द्वारा उठा के लेके जाए जाएंगे पॉलन ग्रेन्स उनको। तो जैसे मान लो ये एग्जाइन होती है और इस एग्जाइन के ऊपर, ठीक है, इस एग्जाइन के ऊपर एक स्टिकी लेयर होगी। स्टिकी लेयर होगी मतलब जिससे चिपक जाए कोई चीज उसके आसपास, मतलब जो भी चीज इसके ऊपर टच करे वो चिपक जाए उसके ऊपर। तो इंसेक्ट जैसे ही आके पॉलन ग्रेन के ऊपर टच होंगे तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। इस स्टिकी लेयर को कहा जाता है पॉलन किट। और ये पॉलन किट बनवाने में भी कौन हेल्प करता है, टैप्टम हेल्प करता है। तो इसके बहुत ज्यादा फंक्शन हुए। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। तो ये पॉलन किट बनवाने में भी हेल्प करता है। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट। पॉलन किट क्या होती है, स्टिकी लेयर होती है ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की स्टिकी लेयर होता है और ये स्टिकी लेयर किसमें हेल्प करती है, ताकि इंसेक्ट्स के ऊपर पॉलन ग्रेन चिपक जाए और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये थे वेरियस फंक्शन ऑफ टैप्टम। एक फंक्शन और है टैप्टम का जो और लिख देता हूँ, बाद में फिर रिपीट करवाना पड़ेगा इसलिए ये लिख देता हूँ। जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जैसे मान लो ये एक फ्लावर है किसी आम के पेड़ का और उसका ये फीमेल पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर साइड में एक अमरूद का पेड़ है और उसका ये मेल पार्ट है। अमरूद के पेड़ से पॉलन ग्रेन जो थे वो उड़ के आके गिर गए मैंगो के फीमेल पार्ट के ऊपर। तो क्या मैंगो और अमरूद में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नो सर, नहीं होगी, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग ऑर्गेन, दोनों के दोनों अलग अलग स्पीशीज होंगे। तो इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि गुआवा और मैंगो अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है प्लांट को कैसे पता चलता है कि भाई ये गुआवा का पॉलन ग्रेन आके गिरा है मेरे ऊपर, अब मैंगो का नहीं गिरा हुआ। तो देखो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल गैमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं इस वर्ल्ड के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो मेल गैमेट होता है विच इज पॉलन ग्रेन, ठीक है, जैसे कि प्लांट में, और जो फीमेल गैमेट होता है विच इज एग, ये दो तरीके के गैमेट होते हैं। इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होती है। तो जो मेल गैमेट होगा उसके ऊपर जो कोटिंग होगी, ठीक है, वो किस प्रोटीन की होती है, उस कोटिंग को कहा जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की लेयर कहा जाता है। और जो फीमेल गैमेट के ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है उस लेयर को कहा जाता है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो दो प्रोटीन की लेयर्स देखने को मिलती है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हर स्पीसीज के अंदर डिफरेंट होते हैं। तो अमरूद का प्रोटीन अलग होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग। आम का फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग अलग होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो एक एग के ऊपर, ह्यूमन के एग के ऊपर अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी और एनिमल का अगर स्पर्म ला के डाल दिया जाए तो एग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास वो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन नहीं है जो एग को चाहिए होता है। जब एक एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग प्रोटीन मैच कर जाते हैं सेम स्पीसीज के, तभी फर्टिलाइजेशन होती है, वरना वो गैमेट रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सेम ऐसे यहाँ पर होगा, पॉलन ग्रेन का ये गैमेट, ये अमरूद का गैमेट आके यहाँ पे गिरा मैंगो के ऊपर और मैंगो ने इस मेल गैमेट को कर दिया रिजेक्ट। क्यों कर दिया रिजेक्ट, बिकॉज ये सेम स्पीसीज का नहीं था, इसके पास वो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन नहीं थे जो
फीमेल को चाहिए थे, फीमेल को आपस से केमिकल रिएक्ट करने के लिए चाहिए थे, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग, तभी सक्सेसफुली क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, वरना फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन हो जाते हैं रिजेक्ट, ये यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट शो नहीं कर पाते और एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं। तो ये था अबाउट एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होती। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ गया। अब प्लांट्स के अंदर ये जो प्रोटीन होता है जिसे हम फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कह रहे हैं, ठीक है, तो जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन हो किसके ऊपर, मेल के ऊपर है फीमेल के ऊपर है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है वो मेल पार्ट के ऊपर होता है, फीमेल पार्ट के ऊपर होता है? मेल पार्ट के ऊपर। मेल पार्ट के ऊपर होता है। तो ये जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, इसको बनवाने में कौन हेल्प करता है, इसको बनवाने में हेल्प करता है टैप्टम। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, जो यहाँ पर हमने शुरुआती फिनोमिना पढ़ा पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने वाला, इस फिनोमिना को कहा जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन गिरा और उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये मेरी स्पीसीज का है या मेरे स्पीसीज का नहीं है, दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, देन आगे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, पिस्टल जो फीमेल का पार्ट है, सिंगल यूनिट इंटरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सके सेम स्पीसीज के बीच में, जिसे कहा जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और इस चीज में हेल्प कौन करवाता है, टैप्टम। तो ये क्या बनवाता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉलन ग्रेन के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। तो खैर एंटी फर्टिलाइजिंग वर्ड तुमसे कभी बोला नहीं जाएगा, ना तुम्हें सुनने को मिलेगा, पर टैप्टम जो होता है वो बनवाने में हेल्प करता है। और दो डिफरेंट स्पीसीज क्यों नहीं फर्टिलाइज कर सकते, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। अब आते हैं एक नोट के ऊपर जो हमने इस डायग्राम के अंदर और पढ़ा था, जो हमने अभी तक नहीं लिखा जिसके बारे में, और वो लेयर है स्ट्रोमियम। ठीक है, तो जो शैलो ग्रुप होता है, शैलो मतलब जो गड्ढा हो जिसके अंदर, ठीक है, तो शैलो ग्रुप जैसे हम माथे से उंगली फेरते हुए आंखों की तरफ आ रहे हैं, तो आंखें जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब हमें क्या दिख रहा है कि उंगली जो है वो अब पहले प्लेन हिस्से पे चल रही थी, अब वो जमीन के अंदर मतलब प्लेन जमीन से चलते चलते किसी गड्ढे के अंदर जा रही है। तो उस ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, ग्रूव कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुमने इस तरीके से पेन फेर रहे थे, कायदे से इस पेन को अगर सीधा सीधा फेरते रहते तो यहाँ पर कोई ग्रूव देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पर तुम चलते चलते और यहाँ पर तुम्हें क्या दिखा है, गड्ढा आएगा, तो इस गड्ढे को क्या कहा जा रहा है, ग्रूव कहा जा रहा है। ठीक है, तो शैलो ग्रूव, जो शैलो ग्रुप होता है शैलो ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, शैलो ग्रुप बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई पॉलन सैक, और ये दूसरा पॉलन सैक हो गया। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, शैलो ग्रुप प्रेजेंट बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम होता है पॉलन सैक, इज कॉल्ड स्टोमियम। इस सेलो ग्रुप को कहा जाता है स्टोमियम, इज कॉल्ड स्टोमियम। ठीक है, तो स्टोमियम जो होता है इसका एक और नाम होता है जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ डाइसेंस, और दूसरा नाम होता है इसका लाइन ऑफ डाइसेंस। और सिर्फ डाइसेंस बोला जाए तो किस फिनोमिना को कहा जाएगा, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलने के फिनोमिना को कहा जाएगा डाइसेंस। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक इस चैप्टर में, अभी तक हमने देखा कि जो एंथर होता है उसकी वेरियस लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और वो सिंगल लेयर्ड होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है, पतली लेयर से बनी होती है, थिन लेयर से बनी होती है। जो सेकंड लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोथीशियम। ठीक है, और ये मोटी सेल से बनी होती है, थिक सेल से बनी हुई होती है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस। थर्ड लेयर जो होती है, जो मल्टी लेयर्ड होती है, इसका नाम होता है मिडल लेयर, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंड डाइसेंस, और ज्यादा काम डाइसेंस में हेल्प करती है मिडल लेयर। इसके बाद जो लास्ट लेयर होती है उसका नाम होता है टैप्टम, और ये पॉलीप्लॉइड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, एंजाइम फॉर्मेशन में हेल्प करती है, पॉलन किट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। तो ये सब फंक्शन हमने इसके देखे। ठीक है, तो ये था अबाउट एंड वेरियस लेयर ऑफ एंथर। सारी लेयर समझ में आई, एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आ गया? यस सर।
हाँ, तो ये डायग्राम के ऊपर या तो तुम्हें ड्रॉ करने को भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पहले और दूसरे के ऊपर, थर्ड के ऊपर नहीं आता, तो पहले और दूसरे के ऊपर ड्रॉ करने को भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले के ऊपर तो नहीं आता ड्रॉ करने को, ये आ जाता है ड्रॉ करने को। खैर ये अपने माइंड से भी ड्रॉ किया जा सकता है, अगर लॉजिक समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अपने आप भी बच्चा ऐसे ड्रॉ कर सकता है। तो ये था अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस लेयर ऑफ एंथर। तो वेरियस लेयर ऑफ एंथर हो गया कंप्लीट। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की, कि पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट कैसे होती है आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हेडिंग डालेंगे पॉलन डेवलपमेंट या पॉलन मैचुरेशन। पॉलन डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। तो किस तरीके से पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है एंथर के अंदर। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक प्रोसेस से बनता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद पॉलन ग्रेन जो बनता है वो डायरेक्ट मैच्योर नहीं हो जाता, उसके बाद उसको कुछ स्टेप्स में जाना पड़ता है, तब जाकर मैच्योर होता है। तो उन्हीं स्टेप्स के बारे में हम समझेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने प्रोसेस पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम होता है पॉलन ग्रेन, और इसका तीसरा नाम होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट बच्चे जब वर्ड सुनते हैं तो सोचते हैं गैमेटोफाइट अलग होता है, गैमेट को ही गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो मेल गैमेटोफाइट इज माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट, ये पॉलन ग्रेन होता है, ये फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर होता है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसे हम 2n कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। और ये जो डिप्लॉयड सेल होती है इसका नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है, या स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, तो सारे नाम पता होने चाहिए, क्वेश्चन किस नाम से आ जाए नहीं कह सकते हम फिक्स। तो स्पोरोजीनस टिश्यू, तो ये इसके वेरियस नेम है। अब ये जो सेल होती है ये जाती है मियोसिस में। दिस सेल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जितना रहता है उसके बाद डिवीजन के बाद क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, आधा हो जाता है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। और मियोसिस के बाद ये क्या फॉर्म करती है, मियोसिस के बाद फॉर्म करती है 4 पॉलन ग्रेन्स, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल। यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो ये पॉलन ग्रेन बने इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इन पॉलन ग्रेन की अरेंजमेंट को कहा जाता है पॉलन टेट्राड। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पॉलन टेट्राड। और ये जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बिकॉज ये किस प्रोसेस से बने, मियोसिस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले का। यस सर। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, इन पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो यहाँ पर एक फिगर ऐड करना पड़ेगा हमें, डायग्राम ऑफ या फिगर ऑफ मैचुरेशन ऑफ, फिगर ऑफ मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के मैचुरेशन का एक डायग्राम ऐड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पॉलन ग्रेन मैच्योर करते हैं वो चीज हमें देखनी है। तो ये वेरियस लेयर्स के बारे में था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलन की डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पॉलन टेट्राड बना है फ्रॉम पॉलन मदर सेल। यहाँ पर क्या दिखा रखा है, पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस करके क्या बनाया है, पॉलन टेट्राड बनाया है। ये 4 सेल्स हमें देखने को मिलती है। इसमें से एक सेल को एरो लगा के दिखाया गया है, मींस एक की डेवलपमेंट दिखाई जा रही है यहाँ पे, बाकी की डेवलपमेंट सेम तरीके से होगी। तो क्या दिखाया जा रहा है इस एक की डेवलपमेंट में, कि ये देखो ये रहा एक माइक्रो स्पोर जो आगे डेवलप करने जा रहा है। सेंटर में इसके अंदर देखने को मिल रहा है इसका एक सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, इसे कहा जा रहा है डायग्राम नंबर 1। अब इसके सेकंड डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेकंड डायग्राम में देखने को मिल रहा है इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया लार्ज वैक्यूल। इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया लार्ज वैक्यूल। और प्लांट में जब भी वैक्यूल डेवलप होता है तो उसका न्यूक्लियस सेंटर से अवे चला जाता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता था, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस ये होता था कि एनिमल सेल जो होती थी उसके अंदर वैक्यूल नहीं होता था, और प्लांट सेल जो होती थी उसके अंदर वैक्यूल होता था। और वैक्यूल होने की वजह से
प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस था वो सेंटर से अवे रहता था, और ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता था ई सेंट्रिक न्यूक्लियस। और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता था वो बिल्कुल सेंटर में होता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई वैक्यूल नहीं होता था, वैक्यूल से धक्का मार के साइड में नहीं करता था। तो ये हमें दो डिफरेंस देखने को मिलते थे, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में इन क्लास 9। क्या डिफरेंस देखने को मिलते थे? प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर उसका न्यूक्लियस सेंटर से अवे होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल। तो इसने अपने अंदर क्या डेवलप करा? एक लार्ज वैक्यूल डेवलप करा, और इस लार्ज वैक्यूल की वजह से इसका जो न्यूक्लियस था वो कहाँ चला गया? नीचे की तरफ चला गया, जिसे कहा जाता है इसेंट्रिक न्यूक्लियस। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक चेंज देखने को मिल रहा है दूसरे डायग्राम के अंदर। क्या चेंज देखने को मिल रहा है? न्यूक्लियस जो है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। और क्या लिखा हुआ है एसिमेट्रिकली डिवाइड करने को? एसिमेट्रिकल स्पिंडल लिखा हुआ है। अब एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को तुम बीच में से एकदम काट रहे हो, बिल्कुल दो इक्वल हिस्से में काट रहे हो नाप तौल के, तो इसे क्या कहा जाएगा? तुमने इस बॉडी को कैसे काटा है? सिमेट्रिकली काटा है, ठीक है, दिस बॉडी इज सिमेट्रिकल। अब तुमने एक सेम बॉडी है और इसको तुमने दो इक्वल हिस्से में कैसे काटा है? इस तरीके से काटा है। तो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया? एक बड़ा हिस्सा कट कर दिया और एक छोटा हिस्सा कट कर दिया। तो ऐसे कटिंग को क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से डिवाइड कर रहा है? एसिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। और न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, क्रोमोसोम को अलग अलग करने के लिए जो फाइबर्स अराइज होते हैं, उन फाइबर्स का नाम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर नाम होता है। तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? न्यूक्लियस को अलग अलग करते हैं जब उनकी डिवीजन हो रही होती है, एक्चुअल क्रोमोसोम की डिवीजन जब हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन। तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर रहा है? इनका अनइक्वली डिवाइड कर रहा है। तो एक एक ये बात क्लियर है कि एक लार्ज हिस्सा देखने को मिलेगा हमें और एक छोटा हिस्सा हमें देखने को मिलेगा इस डिवीजन से, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में क्या देखने को मिला? एक माइक्रोस्पोर है और इसका ये न्यूक्लियस है। सेकंड डायग्राम में दो चीजें देखने को मिली। इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया वैक्यूल, और वैक्यूल की वजह से सेंटर से अवे आ गया, बिकॉज वैक्यूल इसको धक्का मार के साइड कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। अभी जो इसेंट्रिक न्यूक्लियस है ये एसिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, मतलब सिमेट्रिकली ये डिवाइड नहीं कर रहा, मींस ये अनइक्वली डिवाइड कर रहा है, और एक छोटा न्यूक्लियस बनेगा और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा इस न्यूक्लियस के डिवीजन से। कौन से डिवीजन से डिवाइड कर रहा होता है? इस डिवीजन का नाम होता है माइटोसिस, मींस जितना क्रोमोसोम नंबर पहले उतना क्रोमोसोम नंबर बाद में। तो यहाँ पर दो न्यूक्लियस डिवाइड होके बनते हैं और वैक्यूल्स भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, जिसको दिखाया नहीं हुआ थर्ड डायग्राम में, मतलब वो डिवीजन चल रही है, अभी शो नहीं कर रखा। यहाँ पर सिर्फ किसकी डिवीजन दिखा रखी है? थर्ड स्टेज में दिखा रखी है वैक्यूल्स की डिवीजन की। वैक्यूल्स दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। अब जरा आते हैं लास्ट डायग्राम पे, जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला इग्नोर कर सकते हो, ना भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता। अब थर्ड डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक छोटा न्यूक्लियस बना जिसका नाम क्या गया? जनरेटिव न्यूक्लियस, और इसकी जो सेल बनी उसको नाम दिया गया जनरेटिव सेल। एक बड़ा न्यूक्लियस बना जिसका नाम दिया गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और जो इसकी सेल थी उसका नाम दिया गया वेजिटेटिव सेल। अब दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, इस बार डायग्राम को ऐड करके फिर से इस चीज को रिवाइज करते हैं और समझते हैं क्लियरली। अपने नोट्स पे आते हैं वापस। तो मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को समझ रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? इन नाम्स को जरा इरेज कर देते हैं और खुद लिखते हैं इन चीजों को दोबारा। तो ये हो गया एकदम प्लेन डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? इस डायग्राम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है या मदर सेल है उसने 4 पॉलन ग्रेन्स बनाए, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन टेट्राड। एक ऊपर एक नीचे, दो साइड्स में, इस तरीके से अरेंजमेंट को पॉलन टेट्राड कहा जाता है। एक पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं कि एक पॉलन ग्रेन जो होगा, एक माइक्रोस्पोर जो होगा, वो मैच्योर कैसे होगा, ठीक है, मैच्योरिटी कैसे गेन करेगा, कैसे डेवलप करता है वो मैच्योर होने तक। एक पॉलन ग्रेन को हमने देखा कि इसके अंदर ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर भी कोई फर्क देखने को नहीं दिख रहा। सेकंड डायग्राम हमें दो चेंज देखने को मिले। इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया एक लार्ज न्यूक्लियस, जिसकी वजह से सेंटर से अवे चला गया, और ये डिवाइड कर रहा है अनइक्वली। कैसे डिवाइड कर रहा है? अनइक्वली डिवाइड कर रहा है। अनइक्वल डिवाइड करने की वजह से हमें फोर्थ डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि एक छोटा न्यूक्लियस बना और एक बड़ा न्यूक्लियस बना। एक छोटे न्यूक्लियस के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आ गया और बड़े न्यूक्लियस के ऊपर सेल का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। वैसे बड़ा न्यूक्लियस की जो सेल होती है ये होती है बड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? हमें एक छोटा न्यूक्लियस देखने को मिला और एक बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिला। जो बड़ा न्यूक्लियस था उसका नाम पड़ा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। यहाँ पर जो लार्ज न्यूक्लियस बनता है अनइक्वल डिवीजन से, इस न्यूक्लियस का नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। सेल के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, वेजिटेटिव सेल कहते हैं लार्ज सेल को, और इसके न्यूक्लियस को कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस का दूसरा नाम होता है ट्यूब न्यूक्लियस। और इसका नाम ट्यूब न्यूक्लियस क्यों पड़ता है? बिकॉज यही
सेल आगे चल के बनाती है पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ता है ट्यूब न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव सेल थी वो कैसी थी, लार्ज थी, मतलब ये लार्ज न्यूक्लियस से बनी थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज। और इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। ट्यूब सेल क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज ये पॉलन ट्यूब बनवाने में हेल्प करती है, तो इसका दूसरा नाम होता है ट्यूब सेल। जनरेटिव जो सेल होती है ये होती है स्मॉल, ये होती है स्मॉल, और ये फर्दर डिवाइड कर जाती है इनटू टू न्यूक्लियस। इट फर्दर डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियस, इट फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई। तो इट फर्दर फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, पहले हम सिर्फ समझेंगे डेवलपमेंट वाली स्टेज को, उसके बाद आएंगे न्यूक्लियस पे। हमने देखा एक पॉलन ग्रेन जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनइक्वली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से एक लार्ज न्यूक्लियस बनता है और एक स्मॉल न्यूक्लियस बनता है। इस लार्ज न्यूक्लियस की जो सेल होती है, मतलब ये जो बड़ी सी सेल होती है, इस सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल सेल बनती है इसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। दो सेल देखने को मिली, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल हमें देखने को मिली। ये थी पॉलन की डेवलपमेंट। यहाँ तक क्लियर बात है, बताओ इसका फंक्शन पे बात करते हैं। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉलन के अंदर अनइक्वल डिवीजन की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। अब ये डिवीजन कौन सी हो रही है, ये डिवीजन हो रही है माइटोसिस। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी कितनी थी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड था पॉलन ग्रेन। बात क्लियर है, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड था या नहीं था? यस सर। क्यों था हैप्लॉइड? क्योंकि सर इसके अंदर माइटोसिस हो रही है और हाँ, इसके अंदर मियोसिस हो रही है, मियोसिस के कारण है ना वो जो 2n था वो n हो गया, हैप्लॉइड हो गया। क्योंकि ये किस प्रोसेस से बना है, मियोसिस प्रोसेस से बना है, इसलिए पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, हैप्लॉइड होती है। अब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर देखी जाती है प्लॉइडी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और प्लॉइडी किसको दर्शाती है, क्रोमोसोम नंबर को बताती है कि क्रोमोसोम नंबर आधे हैं या डबल है। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल ये मटर के प्लांट का था, तो मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके अंदर कितने रह गए होंगे, 7 क्रोमोसोम रह गए होंगे। अब यहाँ पर एक इस प्रोसेस के अंदर माइटोसिस के अंदर गया, तो माइटोसिस के अंदर अगर ये गया तो ये बताओ क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा या आधा हो जाएगा? सर सेम रहेगा माइटोसिस सेम के अंदर। रहेगा, माइटोसिस के अंदर सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो इसके दो न्यूक्लियस बनते हैं अनइक्वल डिवीजन से, इसे कहते हैं माइटोसिस 1। ठीक है, यहाँ पर जो ये अनइक्वल डिवीजन से दो न्यूक्लियस बनते हैं, इन दोनों की प्लॉइडी भी कितनी रहती है, n एंड n रहती है। ठीक है, अब ये एक सेल के अंदर है तो ये सेल हैप्लॉइड कहलाएगी। क्यों कहलाएगी ये सेल हैप्लॉइड? तुम तो बोलोगे सर इसके अंदर तो एक n हैगा, तो इसके अंदर एक n आएगा, तो इसको तुम 2n क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज्ड नहीं है। जब तक ये फ्यूज नहीं होंगे तब तक ये सेल कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल होती है ये तो बना लेती है पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये बना लेती है पॉलन ट्यूब बना लेती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कहा जाता है, और इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। अभी जो जनरेटिव सेल होती है इसका क्या काम होता है, ये जनरेटिव सेल फिर दोबारा डिवाइड कर जाती है। इसका न्यूक्लियस या इसकी सेल जो होती है ये फिर दोबारा डिवाइड कर जाती है, और किस प्रोसेस से डिवाइड करती है, माइटोसिस से डिवाइड करती है फिर से। अब माइटोसिस प्रोसेस हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर जितना पहला है उतना ही बाद में रहेगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई ये तो रही वेजिटेटिव सेल, ये रहा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जनरेटिव सेल किसमें डिवाइड कर चुकी है, दो मेल न्यूक्लियस में डिवाइड कर चुकी है। अभी जो दो मेल न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं जनरेटिव सेल से, इनकी प्लॉइडी भी कितनी रहती है, n एंड n ही रहती है, क्योंकि कौन सी प्रोसेस से डिवाइड हुआ है, माइटोसिस से डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर कितनी बार माइटोसिस देखने को मिल रही है पॉलन ग्रेन के अंदर, 2 बार माइटोसिस देखने को मिल रही है। अब एंट्रेंस में क्वेश्चन क्या आता है, पॉलन ग्रेन कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस से मैच्योर होता है, क्या आंसर दोगे? एक पॉलन माइटोसिस तो 2 होती है और मियोसिस 1 होती है। एक होती है, तो एक पूरा पॉलन ग्रेन मैच्योर होने में कितनी माइटोसिस मियोसिस करता है, एक मियोसिस करता है और 2 माइटोसिस करता है। एक मियोसिस करता है जब वो मदर सेल से बन रहा होता है, और 2 माइटोसिस कब करता है, जब वो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बना रहा होता है, और दूसरी माइटोसिस कब करता है, जब जनरेटिव दोबारा क्या बना रहा होता है, 2 मेल न्यूक्लियस बना रहा होता है। अब जरा इस चीज को लॉजिकली समझो कि इसका क्या यूज होता है। ये 2 मेल न्यूक्लियस जो थे और ये जो ट्यूब सेल थी या वेजिटेटिव सेल थी, इसका क्या यूज होता है, तो इसको लॉजिकली समझते हैं। तो यहाँ तक हमें इनके फंक्शन लिख लिए। अब जरा इसको फंक्शन को हम किससे, कॉन्सेप्ट से ऐड करते हैं कि इसका क्या फंक्शन होता है। तो कॉन्सेप्ट से ऐड करने के लिए इसके लिए एक डायग्राम ऐड करना पड़ेगा हमें पॉलन ट्यूब का। तो यहाँ पर जरा इस डायग्राम को ऐड करते हैं और समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है
इन सेल्स का, जो ये यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स की हमें सेल्स देखने को मिल रही है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये डायग्राम हमने ऐड करा ऑफ पॉलन ट्यूब। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें सबसे पहले डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये हैगा एक पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के अंदर दो लेयर होती हैं। सबसे इनर लेयर जो होती है उसे कहा जाता है इंटाइन, जो अभी थोड़ी देर में पढ़ाया जाएगा। और जो आउटर लेयर होती है पॉलन ग्रेन की, उसे क्या कहा जाता है, एक्साइन। जिसको बनवाने में कौन हेल्प करता है, टैप्टम। टैप्टम हेल्प करता है, बढ़िया। तो एक्साइन बनवाने में हेल्प करता है टैप्टम। मैंने बताया था एक्साइन कुछ कुछ जगह पे एब्सेंट होती है, दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे एक्साइन एब्सेंट है। तो ये जो एरिया होता है जिस जगह पे एक्साइन एब्सेंट होती है, इस एरिया को कहा जाता है जर्म पोर, ठीक है। तो द एरिया एट विच एक्साइन इज एब्सेंट, दिस एरिया इज कॉल्ड जर्म पोर। इस एरिया को कहा जाता है जर्म पोर। अब इस जर्म पोर का क्या काम होता है भाई, ये वो एरिया होता है जहां से पॉलन ट्यूब अराइज होती है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। तो इट इज द एरिया फॉर पॉलन ट्यूब अराइज, पॉलन ट्यूब के बाहर निकलने का एरिया होता है ये। अब हमने दो फंक्शन पढ़े थे कि पॉलन ग्रेन की जो लार्ज वाली सेल होती है जिसका नाम होता है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, ये बनाती है पॉलन ट्यूब। तो अब जरा देखो ये कैसे पॉलन ट्यूब बना रही है इन डायग्राम नंबर 2। तो इस सेल ने क्या बना दी, पॉलन ट्यूब बना दी, पॉलन ट्यूब बननी शुरू हुई। अब तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं पॉलन ट्यूब के अंदर। एक तो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है तुम्हें वेजिटेटिव वाला, और नहीं सॉरी नीचे वाला जनरेटिव होता है। एक न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिल रहा है जनरेटिव वाला, और ऊपर वाला न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिल रहा है वेजिटेटिव वाला। याद करो अनइक्वल डिवीजन हुई थी तो एक लार्ज न्यूक्लियस बना था और एक छोटा न्यूक्लियस बना था, मतलब स्मॉल न्यूक्लियस बना था। लार्ज न्यूक्लियस का नाम था वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, एंड स्मॉल न्यूक्लियस का नाम था जनरेटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ पर तुम्हें लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और स्मॉल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो लार्ज न्यूक्लियस होगा ये तो डीजनरेट हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये टूट जाएगा, इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। इसकी सेल का काम होता है, इसने पॉलन ट्यूब बनवा लिया। अब ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर जाएगा इनटू टू मेल न्यूक्लियाई। तो ये डिवाइड कर जाएगा इनटू टू मेल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहे हैं टू मेल न्यूक्लियाई, ठीक है। टू मेल न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, और ये किसने बनवाए हैं, बाय जनरेटिव सेल, ये बनवाए हैं जनरेटिव सेल ने। तो ये जो दो मेल न्यूक्लियाई तुम्हें देखने को मिल रहे हैं ये बनवाए हैं जनरेटिव सेल में। इसमें नीचे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस को भी दिखा रखा, जनरेट वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस को भी दिखा रखा, और इसके बारे में क्या लिख रखा है कि ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब बन जाती है उसके बाद ये क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। अभी जो दो मेल न्यूक्लियस होते हैं क्या कहाँ कहाँ पे जाके फ्यूज करेंगे उसके लिए हमें समझना पड़ेगा फीमेल पार्ट, तो वो बात की बात है, अभी हम फीमेल पार्ट को नहीं पढ़ रहे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलन डेवलपमेंट के बारे में कि पॉलन कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले मियोसिस होती है, पॉलन टेट्राड बनता है। इस टेट्राड में से हर एक सेल एक डेवलपमेंट में जाती है, जिसके बारे में हमने देखा क्या, इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक अनइक्वल डिवीजन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की, जिसे कहा जाता है सिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन या अनइक्वल डिवीजन डायरेक्टली कह सकते हो, या माइटोसिस कह सकते हो, अनइक्वल माइटोसिस कह सकते हो, जिसकी वजह से एक लार्ज न्यूक्लियस बनता है, एक स्मॉल न्यूक्लियस बनता है। लार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल आती है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल न्यूक्लियस के ऊपर जो सेल आती है उसे कहा जाता है जनरेटिव सेल, ठीक है। एक्चुअली क्या कहा जाता है, ये जो लार्ज सेल होती है उसी के अंदर तैर रही होती है, कौन सी, छोटी वाली सेल तैर रही होती है, जनरेटिव सेल तैर रही होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। लार्ज सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो अनइक्वल डिवीजन से जो लार्ज न्यूक्लियस बनता है उसका नाम होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और जो स्मॉल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसका नाम होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जनरेटिव न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड कर जाता है टू मेल न्यूक्लियाई के अंदर। यही टू मेल न्यूक्लियाई आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे दो जगह पे और जाइगोट और एंडोस्पर्म बनवाएंगे, और कैसे होगी वो प्रोसेस वो अभी बाद में बताई जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, जो ये एरो लगा रखा है, इसमें किस चीज के लिए एरो लगा रखा है, ये एरो लगा रखा है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन किस सेल ने करवाया है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन बाय वेजिटेटिव सेल, ये करवाया है वेजिटेटिव सेल ने। तो पॉलन ग्रेन के दोनों सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। पहली सेल का फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाना, और उस सेल के न्यूक्लियस का कोई फंक्शन नहीं होता, वो डिजनरेट हो जाता है। दूसरी सेल का फंक्शन होता है दो मेल न्यूक्लियस बनवाना, ठीक है, और दोनों के दोनों मेल न्यूक्लियस आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए फीमेल पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। पॉलन ट्यूब जिस जगह से अराइज होती है उस जगह को कहा जाता है जर्म पोर। समझ में आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्या क्या पढ़ा दिया मैंने, पहले देख लूं। ए लेयर्स ऑफ एंथर पढ़ा दिया है आज,
और टेप्टम लेयर ऑफ एंथर में पॉलन डेवलपमेंट पढ़ा दी है। ओके, चलो तो क्वेश्चंस लिखते हैं। Which layer of anther या microsporangium is multi-layered? Next, which layer of anther help in axine formation? Next, tube nucleus. What is the fate of tube nucleus? What is the fate? Fate का मतलब होता है future. What is the fate of tube nucleus? Next, what is the fate of tube cell? What is the fate of generative cell? Next, what is the ploidy of generative cell and male nuclei formed by it? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गए। और what is the function of germ pore? germ pore के क्या फंक्शन होते हैं? ओके चलो, तो इतने क्वेश्चन बताने, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बताने। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच लेयर ऑफ एंथर इज मल्टी लेयर्ड? मिडल लेयर। बढ़िया। विच लेयर ऑफ एंथर हेल्प इन एक्साइन फॉर्मेशन? टेप्टम। व्हाट इज द फेट ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस? ट्यूब न्यूक्लियस के साथ क्या होता है फ्यूचर में सर वो डिजनरेट हो जाता है आगे जाके। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फेट ऑफ ट्यूब सेल? सर ये जो वो पोलन ट्यूब बनवाने के बाद डिजनरेट हो जाता है ये भी। नहीं, सिर्फ ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट होता है। ट्यूब सेल पोलन ट्यूब बनवाती है और पोलन ट्यूब डिजनरेट नहीं होती। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब बनवाती है। तो पोलन ट्यूब बाय वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या था? ट्यूब सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ ये डिजनरेट होता है ट्यूब न्यूक्लियस। व्हाट इज द फेट ऑफ जनरेटिव सेल? जनरेटिव सेल का क्या फ्यूचर होता है? सर ये टू मेल न्यूक्लाई बनाता है और आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे ये दोनों मेल न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ जनरेटिव सेल एंड मेल न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय इट? सर ये आगे जाके जब फीमेल पार्ट में जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फंक्शन हो गया वो तो। प्लॉइडी बताओ, मतलब हैप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया? जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी? सर वो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगी क्योंकि माइटोसिस से बनी है ये। और मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे जो जनरेटिव से बनते हैं? सर ये भी हैप्लॉइड होंगे क्योंकि ये भी आगे जाके इतने ही होंगे सेम नंबर। हाँ, क्योंकि ये भी किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। तो माइटोसिस 1 चलती है यहाँ पे, इस प्रोसेस में चल रही है माइटोसिस 1। इन दोनों मेल न्यूक्लियस को बनाने के लिए चल रही है माइटोसिस 1 चल रही है। और इस जनरेटिव सेल से 2 मेल न्यूक्लियस बनाने के लिए चल रही है, किसी और कलर से लिखना पड़ेगा, चल रही है माइटोसिस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? सर ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब बनाने में। ये एरिया होता है जहां से गैप होता है, वहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है। ठीक है, एक्साइन जहां सेंट होता है उसे जर्म पोर कहा जाता है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ मैं इरेज, क्लास को कर रहा हूँ एंड, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं टाइम पूछ लूंगा रात को अगर रखनी होगी तो। ठीक है, तो तुम्हारी ट्रायल क्लास जो है वो अराउंड खत्म हो चुकी है। 3 ट्रायल क्लास थी तुम्हारी। अगर समझ में आ रहा तो बढ़िया है, बता देना अपने पापा को कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो मैं क्लास को कर रहा हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।